हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं, जेई की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ हम इरडोफ के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक हमने कैपेसिटर की बेसिक समझ ली है, उसके अलावा हमने कुछ कैपेसिटर्स देखे थे, जैसे कि तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें काफी सारे अरेंजमेंट्स थे। उसके अलावा हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखा था और वायर कैपेसिटर देखा था। तो वो सारी चीज़ें वैसे भी एडवांस लेवल है, उस वो जेई मेन में तो आने वाली नहीं है। तो बट फिर भी मेरे को बताना था क्योंकि हम एडवांस के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जेई मेन लेवल में तो हर चैप्टर तुम्हारा 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उतनी ही चीज़ें आती है। और उस पर मैं एक सीरीज डेडिकेटली, सॉरी, उस पर मैं और उस पर तो जेई मेन लेवल पे तो तुम्हारा हर चैप्टर ऑलमोस्ट 2 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और उस पर एक सीरीज मैं लाऊंगा भी चैनल पे आगे, और जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही। और उसमें हम सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट एक लेक्चर, मतलब वन शॉट टाइप का रहेगा वो। और उसमें हम सारे चैप्टर्स एक एक करके खत्म करेंगे फिजिक्स के, अप टू जेई मेन लेवल। मतलब हम केवल उतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे जो जेई मेन में पूछी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारी चीजें जेई मेन के हिसाब से इरेलीवेंट है, उसमें काफी चीजें रिपीटेडली, काफी सारी चीजें उसमें रिपीट कर करके पूछी गई है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे उसको। तो जेई मेन के हिसाब से अभी से मत सोचो कि जेई मेन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अभी एडवांस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। वो लास्ट के 1 मंथ में हम पूरी सीरीज लाएंगे, उसमें हम पूरा जेई मेन के हिसाब से चीजें को देखेंगे। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी ये जान लो कि जेई मेन में तो केवल इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है सीधे सीधे, जो भी हम इसमें डिराइव करेंगे। और कहाँ से क्या चीज़ें, कितना क्या उसका बेसिक है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बट हम क्योंकि एडवांस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या चीज़, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज़ ट्विस्ट करके उसके बेसिक कैपेसिटर के डिजाइन में चेंज करके तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा वो। उसके बाद ज्यादातर पार्ट यही मेन में आता है, जो तुम्हारा कैपेसिटर का सर्किट में, जो हम कैपेसिटर को सर्किट में लगाने के बाद जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, वोल्टेज, वो सब। तो वो तो इसके बाद आएगी, तो वो जेई मेन एडवांस दोनों में ही आती है। बाकी पहले ये जो बेसिक्स है इससे हम समझते हैं कि पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन कैसे होता है, और इसमें किस तरीके से हम इसकी कैपेसिटेंस को देखते हैं। उसके अलावा इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे तो क्या होगा, या इस पे अलग अलग प्लेट्स पर चार्जेस क्या होंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है ना। अगर तुम्हें याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक पढ़ी थी इनफाइनाइट शीट, इस तरीके की। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है ये। जैसे हमने जहाँ पर रिंग पड़ी थी उसी के बाद हमने पढ़ा था कि अगर उसके रेडियस को 10 इंटू इनफाइनाइट कर दें तो एक बहुत चौड़ी सी वो शीट, मतलब पूरे प्लेन में फैली हुई शीट बन जाएगी। थिकनेस हम उसकी कुछ मान सकते हैं, मतलब एकदम बहुत छोटी थिकनेस है। ठीक है। और उस पर इस तरीके से कुछ चार्ज सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज कुछ प्लस चार्ज है। और इसका चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया हमने बोल दिया सिग्मा। तो एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कर चुके हैं, कि इसके सराउंडिंग में जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है। और परपेंडिकुलर टू शीट होगा। तो किसी भी पॉइंट पर सपोज यहाँ पर, यहाँ पर, इधर ऐसा होगा इस डायरेक्शन में। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम करते क्या है, ऐसे ही हम एक शीट लेंगे। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट शीट क्यों है अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज ये हमने एक शीट ली, कंडक्टिंग शीट। ठीक है। और हम इसके साथ में एक और शीट लेंगे, जो हम इसके पैरेलल इस तरीके से रखेंगे। मैं थोड़ा गैप करके दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सटा के रखते हैं ताकि इनके बीच का गैप कम से कम हो सके। और ये तुम्हें दिखेगा भी, जितना गैप कम होगा उतनी अच्छी सिस्टम की कैपेसिटी है। ये 2 शीट्स हमने ली और इनको बहुत क्लोज ऐसे लिया करके रख दिया, जिसमें से इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं डी। और इस शीट का एरिया है ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक कैपेसिटेंस में करते आए थे, कि जैसे स्फीयर होता था तो उसमें इनर सरफेस से उठा करके, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर बना तो अंदर एक सरफेस उठा के दूसरे पर हम चार्ज देते हैं। तो अब हम इस शीट के इनर सरफेस से उठा करके इस शीट के इनर सरफेस को कुछ क्यू चार्ज देंगे। तो उससे होगा क्या, कि इस पर जो अंदर फेसिंग फेसेस है, यहाँ पर इस पर डेवलप हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके का प्लस क्यू चार्ज। और इस पर डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। ये अंदर के सरफेस पर है, बाहर की भी हम बात नहीं कर रहे, बाहर की बात अभी हम करेंगे। अभी तो मान लो बाहर ग्राउंडेड है, ठीक है, बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। केवल अंदर अंदर हमने प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके का अरेंजमेंट क्रिएट कर दिया है, और इनको बहुत पास रख दिया। तो अब होगा क्या, इस रीजन में जो इनके बीच का रीजन है, जो गैप है,
इस पूरे गैप में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, जो ये इन दोनों के बीच में गैप आएगा, हाँ होगी। वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें एनर्जी होगी, और वही एनर्जी हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में देखने वाले हैं। जैसे हर समय हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में भी किया था कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरली हमने वायर में देखा था, सिलेंड्रिकल में देखा था। तो यही है। तो अब तुम्हें समझ में आया कैसे डिजाइन करते हैं, कि दो शीट्स ली और उनको बहुत क्लोज ले आकर के रख दिया। अब ये लार्ज शीट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम देखोगे कि ये जो डी है ना, ये बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू इनका जो भी एरिया है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ऐसा कह सकते हो कि मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और ये इनके लिए बहुत लार्ज, जैसे तुम बहुत पास ले आओगे तो ये लार्ज ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी ना। मतलब डी बहुत छोटा है, मतलब समझ लो डी तुम्हारा मिलीमीटर माइक्रोमीटर उस तरह सा है, और तुम्हारा जो एरिया है वो मीटर्स में हो गया, इस तरीके से मीटर स्क्वायर। तो उस तरीके से तो बहुत ज्यादा एरिया है और बहुत पास लग गया, तो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगे ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन तुम्हारे पैरेलल के बारे में। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लो कैसे बनाते हैं। तो टू वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। हाँ, इंसुलेटर नहीं कर सकते क्योंकि इंसुलेटर में तुम ऐसे चार्जेस नहीं कर सकते ना। कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है। वेरी लार्ज क्यों है, तुम्हें समझ में आएगा कि डी बहुत कम है, तो उसके कंपैरिजन में कोई भी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट भी लार्ज हो सकती है अगर तुम बहुत कम डिस्टेंस कर रहे हो, इस तरीके, ठीक है। टू वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, यानी कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड। इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पे देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से तुमने वो देख ही लिया होगा। आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस तरीके का तुम्हारा कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, ओके। बहुत छोटे सेपरेशन में ले आकर के रखें, ठीक है। सच कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी पे हम इसी को बाद में जो जितने भी तुम्हारे जेई सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, जो हम सर्किट वगैरह में कनेक्शन करते हैं, वहां पे हम स्फेरिकल या वो नहीं लेते, हम पैरेलल प्लेट ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आओ देखते हैं, ठीक है। अब इसी शीट का मैं तुम्हें ऐसे व्यू दे रहा हूँ, देखो ये शीट अभी हमने ऐसे बनाई हुई है, अब मैं इसका ऐसे व्यू दे रहा हूँ। ये सामने से तुम्हें लाइन जैसी फील हो रही होगी, बट ये दो शीट्स रखी है, ठीक है। ये मैं डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक शीट है और इसकी कुछ थिकनेस हमने मान ली, ठीक है। बहुत छोटी थिकनेस होगी बट हमने मान ली अभी के लिए। तो ये हो गई तुम्हारी दो शीट्स बहुत क्लोज एक दूसरे से रखी हुई इस तरीके से, ठीक है। इनफाइनाइट शीट्स क्लोज रखी हुई है। इनके बीच का गैप हमने बोला था डी, तो वो रहेगा, दिस गैप इज डी। और इन दोनों ही शीट्स का एरिया है, ठीक है भाई, है ना। अब वही हमने किया था कि चार्ज दिया था, तो इस पर हमने बोला था कि अंदर के सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, और इधर वाले सरफेस पर हमने बोला था कि माइनस क्यू चार्ज इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। तो अब इसके बीच का हम कोई भी वो ले पॉइंट, है ना। तो सपोज ये वाला पॉइंट है, कोई एक पॉइंट लिया, तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी तुम्हारी E1 बोल दे रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो इसको मैं E1 बोल दे रहा हूँ। और इस वाली प्लेट की वजह से भी इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको मैं बोल दे रहा हूँ कुछ E2। ये एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। ये मैंने ऊपर नीचे बना दिया क्योंकि एक जगह पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। E2, ई वन की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगी सिग्मा वन बाय एप्सिलॉन नॉट, बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें।
और ये डायरेक्शन ऐसा ही क्यों है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से तुम्हें पता है कि इधर होगी, और ये माइनस चार्ज है, इसकी वजह से तुम्हें पता होगी इधर होगी, जो हम ऊपर देख भी चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो तुम्हारा ईपी होगा, मतलब इस पॉइंट पी पर जहां पर हमने सारी एनालिसिस की, ये पॉइंट, ठीक है। तो ईपी पर तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 प्लस E2, और डायरेक्शन तुम्हें दिख ही रही है, ठीक है। हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सिग्मा वन और सिग्मा टू को डिफाइन करते हैं। तो सिग्मा वन क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है फर्स्ट शीट पर, क्यू, और इसका एरिया कितना है, ए। और जो सिग्मा टू होगा तुम्हारा, क्या वो भी क्यू बाई ए नहीं होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है इस पर भी, और एरिया भी ए ही है। तो सिग्मा हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की फिर मैं सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो मैं लिख दूंगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे हम भाई, जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे हैं क्यू बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या होगा, ये अपने को डिफाइन करना है। तो भाई हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे, डीवी इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, इंटीग्रेट करेंगे। वन से टू जा रहे हैं, इसको मैंने शीट वन बोल दिया, तो शीट टू बोल दिया, ठीक है। वन से टू जा रहे हैं, ठीक है। और डी आर की लिमिट हमने दे दी जीरो से लेकर के डी तक, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लिखते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू, ये मतलब वी टू वाली वी वन होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो से डी, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या लिखा हमने यहाँ पे फाइनली जो निकाला है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और डी आर मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्शन डी आर का वही होगा ना, डी आर का डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो सीधे सीधे हमने ये लिख दिया, ये हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आएगा तुम्हारा आर, जिसकी हम वैल्यू लेंगे जीरो से डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा, यहाँ से वी वन माइनस वी टू लिख लेते हैं, वी वन माइनस वी टू तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस हट गया, और ये आ जाएगा डी, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा वी की वैल्यू आई तुम्हारी क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कैपेसिटेंस अब हम लिखेंगे क्यू बाय डेल्टा वी, यानी कि क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू चला जाएगा। तो जो तुम्हारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली, यही मेन में कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हो जाएगा। उसमें वो बेसिकली सही के क्वेश्चन पूछता है यार, कि पहले एरिया 10 था, फिर हमने उसको 30 कर दिया, तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा, या डी जो है हमारा वो पहले 5 था, उसको हमने 25 कर दिया, तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा। इस तरह की चीजें आती है, इजी इजी, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला पता हो तो तुम जेई में क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर मैं तुम्हें जेई मेन के लिए टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता, मैं तुम्हें इसका पूरा लॉजिक नहीं समझाता इतनी दूर तक, ठीक है। तो ये है। तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला आप तुम याद रख सकते हो, बाकी कैसे आया मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा अच्छे से, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसमें ए और डी होते क्या है ये भी लिख लो भाई। ए है तुम्हारा एरिया ऑफ शीट, या इनफाइनाइट शीट वही तुम्हारी, और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन शीट, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, तो ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। तो अभी तक क्या सीन था ना यार, कि ये भी तुम्हारा एडवांस लेवल टॉपिक ही है, फिर जेई मेन पे मैंने तो आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। तो ये रहा। तो ऐसा है कि अभी तक हमने जो ऊपर कैपेसिटर समझा, इसमें ये दोनों जो प्लेट्स थी इनिशियली अनचार्ज थी,
और हमने एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट को क्यू चार्ज दिया, जिससे एक के फेस पर प्लस क्यू, एक के फेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, बाहर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, ये हमने स्फीयर के टाइम पे भी किया था। बट अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों प्लेट पे इनिशियली कुछ कुछ चार्ज है, जैसे फर्स्ट प्लेट पे Q1 चार्ज है, सेकंड प्लेट पे Q2 चार्ज है, और अब हम इनको पास ले आकर के रख रहे हैं और कैपेसिटर डिजाइन कर रहे हैं इनसे। तो अब चारों फेसेस पर, क्योंकि चार फेसेस कौन कौन से होंगे, एक इसका आउटर फेस, एक इसका इनर फेस, एक इसका इनर फेस और एक इसका आउटर फेस। तो ये चारों फेसेस पर कितना कितना चार्ज हो जाएगा जब हम इनको एक कैपेसिटर के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो ये अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो प्लेट बना लेते हैं पहले तो। चलो ठीक है, बना ही लेते हैं। कैपेसिटर बना के सेव कर लूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी। एक मिनट यार, थोड़ा सीधा बनता है। ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर का एक प्लेट है। सीधा कर दिया है। ये बन गया तुम्हारा कैपेसिटर। इसको मैं कर लेता हूँ। ओके, इसको भी आगे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले इनिशियली इस पर कुछ Q1 चार्ज था और इस पर कुछ Q2 चार्ज था, वो प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी, बस मैग्नीट्यूड के साथ में लिखना। ठीक है, ये हो गया। तो लिख सकते हो तुम Q1 Q2 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, Q1 Q2 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैथमेटिक्स एडजस्ट करेगी। ठीक है, अब होगा क्या कि Q1 और Q2 ये दोनों तो तुम्हारे वो है, क्या कहते हैं, कंडक्टर्स है। ठीक है, अब हमें चारों प्लेट्स पे चार्ज देखना है जब हम इनको कैपेसिटर के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। तो Q1 और Q2 तो कंडक्टिंग शीट है। तो क्या अगर इसकी थिकनेस, कुछ भी थिकनेस है, जो ये थिकनेस वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है, पढ़ा है तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या इस रीजन में और तुम्हारे इस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? तुम बोलोगे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। ये हम बात कर चुके हैं। तो अगर मैं इस तरह की कुछ एक गॉसियन सरफेस ले लूं, ठीक है, देखो, अगर मैं यार थोड़ा ढंग से बन जाता, इस तरह की एक गॉसियन सरफेस ले लूं, तो तुम ध्यान से देखोगे इस सरफेस पर, अगर मैं देखूं तो यहाँ इधर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी भी तो ऐसी ऐसी होगी, है ना? ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो इधर कोई फ्लक्स होगा नहीं। ठीक है, इधर भी कोई फ्लक्स होगा नहीं, तो इन दोनों सरफेसेस पर तो कोई फ्लक्स है ही नहीं। इन दोनों पर सरफेसेस पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो अंदर अंदर तो ऐसे है, बट क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पॉइंट्स पर? ऐसे में से कोई एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ मैं, सपोज सपोज मैंने ये कोई पॉइंट बोला पी, तो क्या ईपी यहाँ पर जीरो नहीं होगा? बताओ। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसे हर पॉइंट पर, जितने भी ऐसे पी जैसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मैं क्या इस गॉसियन सरफेस के लिए, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया था पर्पल कलर से, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके लिए मैं अगर गॉस लॉ लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? और ये तुम्हारा हो गया जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्यू इन जीरो होना चाहिए? तो साइड चार्ज तुम्हारा ओवरऑल जीरो होना चाहिए। तो मैं अगर बोलता हूँ कि इस फील्ड पर अभी मैं कुछ चार्ज, इस फेस पर हम कुछ चार्ज एक्स मान लेते हैं, इस तरीके का, ऐसा, है ना? ठीक है, तो क्या इस फेस पर जो चार्ज होगा वो माइनस एक्स नहीं होगा? अगर कुछ और वैल्यू रखी तो एक नेट चार्ज अंदर इस गॉसियन सरफेस के आ जाएगा, तो तुम्हारा गॉस लॉ फेल कर जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों चार्जेस प्लस एक्स और माइनस एक्स ही होंगे। ये हमने कैसे कहा, गॉस लॉ लगा करके हमने ये चीज प्रूव करी। हम यहाँ से कह सकते हैं क्यू इन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कहते हैं एक्स एंड माइनस एक्स आर टेकन। तो यहाँ से तुम्हारे नोट्स में लिखाने के मैंने कर दिया था कि तुम्हें आगे समझ में आ जाए। ये एक्स एंड माइनस एक्स क्यों लिया है, क्योंकि हमारा क्यू इन जीरो है। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो होगा इनसाइड चार्ज। अभी हमने एक्स और माइनस, अभी इस एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो अब ये बताओ, अगर ये एक्स है तो चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए। टोटल चार्ज Q1 था इस पूरी शीट पर, तो आउटर सरफेस पर क्या Q1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? तो बस यही बात है।
तो सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कि इस आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो तुम्हारा हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, और इस पर जो होगा वो क्या Q2 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, तभी तो चार्ज कंजर्व होगा, Q2 प्लस एक्स माइनस एक्स Q2 बन जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो ये होगा चारों फेसेस पर हमने चार्ज लिख लिया, इस पर Q1 माइनस एक्स, इस पर एक्स, इस पर माइनस एक्स, और इस पर Q2 प्लस एक्स। ये कैसे लिखे ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। आ गया। अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें x मिल गया तो हमें यहाँ पर Q1 माइनस ये वैल्यू भी मिल जाएगी, ये वैल्यू भी मिल जाएगी, ये वैल्यू भी मिल जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। अब निकाले कैसे इसको, तो वही चीज यूज करेंगे कि सपोज मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसी को मैं यूज करने वाला हूँ कि EP इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अब मैं चारों सर्फेसेस को एक एक नाम देने जा रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको 2, इस वाले इनसाइड सर्फेस को 3, और इसको 4। ठीक है, इन चारों को नाम दे दिया। तो अगर EP जीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि E एट P ड्यू टू 1, फर्स्ट सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सेकेंड सरफेस, जो कि फर्स्ट वाली शीट का इनसाइड सरफेस था। ठीक है, प्लस ई बार एट पी ड्यू टू 3, प्लस ई बार एट पी ड्यू टू 4। ये पूरा तुम्हारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक फेस की वजह से अगर हम सम करेंगे वेक्टर सम इस चारों फेसेस पर, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पी पर। तो अब हर फेस की वजह से लिखते हैं, तो ई बार एट पी ड्यू टू 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इनकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, तो हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो Q1 माइनस एक्स चार्ज है अगर इस पर, है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फर्स्ट सरफेस की वजह से, क्यू बाई सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो Q बाई ए सिग्मा हो गया तुम्हारा, तो Q बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकता हूँ। तो पहले वाले पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q1 माइनस एक्स सॉरी Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से ये तुम्हारा Q1 माइनस एक्स अपॉन ए इतना वैल्यू है तुम्हारा सिग्मा, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये लेफ्ट साइड नहीं होगी, क्योंकि ये फेस तो लेफ्ट साइड की तरफ है ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे, ऐसे तो इस पॉइंट पर भी ऐसे, इसी वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर चार्ज है ना इस वाले पर। ठीक है, अब इस सेकंड वाले की वजह से लिखते हैं, तो प्लस लिखूंगा मैं, सेकंड वाले पर चार्ज है एक्स बाई वही 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम ही है, और अब इसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से सब जगह राइट 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 ऐसा ही है ना, ये इधर चार्ज है। ठीक है, ये हो गया। नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या, ओ सॉरी सॉरी, ये भी राइट साइड ही होगी क्योंकि इसके पॉइंट राइट में है। ये हो गया, प्लस जो थर्ड वाले सरफेस की वजह से होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी शीट की वजह से है ना, तो ये हो गया। थर्ड और फोर्थ की वजह से ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसको थर्ड वाले पर चार्ज कितना है तुम्हारा, क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। हाँ, इस थर्ड वाले सरफेस की वजह से सॉरी, इसके ये पॉइंट इधर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी। इस वाले के इधर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में होगी, राइट डायरेक्शन में ही होगी। इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, 1 और 2 दोनों की वजह से भी तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट भी होगी वो राइट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम थर्ड सरफेस जो कि माइनस एक्स जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा इस सरफेस के राइट साइड में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगी तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस है। बट अगर मैं माइनस को प्लस मान लूं तो इधर होगी, क्योंकि हम माइनस चार्ज को हम विद साइन रखेंगे। अगर मैं चार्ज एक्स मानूंगा तो मैं बोलूंगा इधर है, और अगर चार्ज माइनस एक्स मानूंगा तो मैं बोलूंगा इधर है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। और सिमिलरली, ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ पहले, इसको मैं लिखूंगा प्लस, क्योंकि चार्ज है माइनस एक्स बाई 2 एफ नॉट रख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बोलूंगा राइट ही है। ठीक है, और फिर इस वाले पर चार्ज में Q2 प्लस एक्स है, बट ये इधर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड ही होगी। तो प्लस में लिख दूंगा Q2 माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट साइड है।
इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, तो इस पे मैं थोड़ा टाइम दूंगा। तो फिर से देखो कि इस पॉइंट पर हम इन चारों सर्फेसेस 1 2 3 4 सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, और चार्जेस को हम विद मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब जो माइनस चार्ज है उसको माइनस के साथ ही ले रहे हैं। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड के साथ ले रहे हैं तो हम उसको ट्रीट इट एज अ पॉजिटिव चार्ज। बाकी उसके बाद हम डायरेक्शन वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे ही पॉजिटिव चार्ज है, अभी तो मान के चलो। ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाली जो सरफेस है जिस पर ये Q1 माइनस एक्स चार्ज है, ये पॉइंट किस इस सरफेस से किस साइड है? राइट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड होगा। ठीक है, सिमिलरली इस सरफेस के भी राइट साइड है, तो इसकी वजह से भी राइट साइड ही होगी। सिमिलरली इस सरफेस की भी राइट साइड ही है, तो इसकी वजह से भी राइट साइड होगी। बट ये जो फाइनल आखिरी सरफेस है, इसके ये लेफ्ट साइड है, तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड होगी, और चार्जेस विद साइन लिखी। ठीक है, तो वही हमने किया है। Q1 माइनस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में होगी, एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में होगी, माइनस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट राइट साइड से ही, राइट साइड पे ही होगी। अगर मैं इसको प्लस एक्स ले लेता, इसमें मैग्नीट्यूड के बिना चार्ज लेता, केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेता, एक्स लिखता, तो मैं फिर डायरेक्शन बोलता कि लेफ्ट साइड ले लो, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से फिर वो फिजिक्स से देख। बट मैं कह रहा हूँ सिंपली, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज हम तब नहीं कर पाते जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कॉम्पोनेंट आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ऐसे। बट ये एक ही डायरेक्शन में है, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लो, तो हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चार्जेस को विद मैग्नीट्यूड लेकर के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आई हो, थोड़े क्वेश्चन करोगे और समझ में आएगी। अभी तुम इतना समझ लो कि विद मैग्नीट्यूड चार्ज लेना है और राइट लेफ्ट देखना है। और ये आखिरी वाला, इस पे हमने जो है ये बोला कि ये जो था, इस ये बाहर की शीट पर था और पॉइंट इसके लेफ्ट में आ रहा था, लेफ्ट साइड होगा। और ये हो गया। ठीक है, तुम्हारा ये चार्ज रख दिया बाई टू इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसके बाद ये राइट लेफ्ट को हम, राइट को हमने पॉजिटिव बोला था, तो हम इसको लिखेंगे Q1 माइनस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। ये प्लस माइनस का माइनस एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इसका हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह हम इसमें लेंगे माइनस क्यू, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। माइनस Q2 माइनस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इस पूरी चीज को हम कर देंगे जीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस Q2, और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब नॉन जीरो है, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा सिंपली। पहले तो जो जो कट रहा है काट दो भाई। इस माइनस एक्स से इस प्लस एक्स को काट दिया, इस प्लस एक्स से है। क्या हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओह सॉरी, गलती हो गई एक। ये Q2 प्लस एक्स था ना, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर सब जगह पर। ये प्लस होगा तो यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो x की वैल्यू आएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब मैं जरा वाला कैपेसिटर फिर से लाता हूँ यहाँ पर, ये रहा। तो इस पर हमने बोला था x चार्ज है, यानी कि ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन टू। इस पर हमने बोला था माइनस x चार्ज है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन टू। इस पर हमने बोला था Q2 प्लस x चार्ज है, यानी कि ये कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, यानी कि हो जाएगा 2Q2, एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, यानी कि हो जाएगा Q2 प्लस Q1 अपॉन टू। ठीक है, और इस पर हमने बोला था Q1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, यानी कि हो जाएगा टू, एलसीएम लिया तो हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन। तो अब फाइनली मैं चार्जेस एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो अब इसके चारों फेजेस पे हमने चार्जेस देख लिए। तो ये था तुम्हारा x, यानी कि Q1 माइनस, हाँ यही था ना, एक मिनट। हाँ ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन टू। इस पर था माइनस एक्स, यानी कि माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, ये। और दोनों बाहर के सरफेस पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इस पर एवरेज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन टू, और इस पर भी था Q1 प्लस Q2
अपॉन टू, इनिशियली इस पर Q1 चार्ज हमने दिया हुआ था और इस पर Q2 चार्ज दिया हुआ था, तो फिर इस तरीके से चार्जेस अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा, यही इस टॉपिक में था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीजें। अगर प्रॉब्लम लगती है तो तुम दोबारा से एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखना, और अगर उसका भी डाउट हो तो मेरे से फिर से पूछ लेना, तो मैं तुम्हें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे कभी किसी वीडियो में, ठीक है। तो बाकी ये जेई मेन लेवल की चीज नहीं है, एडवांस लेवल चीज है पूरी, ठीक है, पहले बता दिया तुमको। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेजेस है, और रिवाइंड करके देखो तो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बस इसी पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ऐसे वे में बता सकूँ इजी से इजी, कि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे खुद ही समझने में बहुत टाइम लग गया था। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ा है, मेरे को पता है कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये सही से राइट लेफ्ट ऐसे करके बता दिया। इसके बाद भी दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो, फिर मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, ये हो गए तुम्हारे चार्जेस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका याद है तो ठीक है, क्योंकि ये एडवांस लेवल चीज है, इसमें कुछ भी चेंज करके भी पूछ सकता है, ठीक है। चाहे तो तुम ये एक्स की वैल्यू याद रख लो, इससे फिर तुम ये एक्स और Q1 माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकते हो सारे चार्जेस, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली Q1 माइनस Q2। तो ठीक है भाई। अब इसमें एक स्पेशल केस बोलता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, एक स्पेशल केस लेते हैं, यही है। इस पर हमने फर्स्ट में जैसे Q1 Q2 दिया था, तो इस पर हमने इनिशियली इस पर Q चार्ज था, इस पर माइनस Q चार्ज था। इस तरीके की चीज अगर हो जाती है, तो अब जरा सारे फेसेस पे कैलकुलेट करके देखो, तो इस पर तो तुम्हारा x आएगा, यानी Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, यानी कि Q माइनस माइनस Q। एक मिनट, x की वैल्यू लिख देता हूँ अलग से, यहाँ पे ज्यादा कचरा हो जाएगा नहीं। तो x की वैल्यू होगी Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, हो जाएगी Q माइनस माइनस Q, क्योंकि पर माइनस चार्ज है, अपॉन टू, यानी कि 2Q अपॉन टू, यानी कि Q। तो ये हो जाएगा चार्ज Q, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस Q। ये तो क्लियर हो गया। अब बाहर के सर्फेसेस की बात करें, तो इस पर आता है तुम्हारा Q1 प्लस Q2 अपॉन टू, यानी कि Q प्लस माइनस Q अपॉन टू, यानी कि जीरो। और इस पर भी जीरो। ये कैसे लिखा मैंने, Q प्लस माइनस Q अपॉन टू किया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों सर्फेसेस पे चार्ज जीरो हो गया, और पूरा का पूरा चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि इस वाले कैपेसिटर में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो पूरी ऐसे ऐसे होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, केवल इस रीजन में। और बाहर के दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा आइडियल कैपेसिटर, की कोई एनर्जी लीकेज नहीं है, और सारी की सारी एनर्जी उन दोनों प्लेट्स के बीच में रिस्टोर्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा आइडियल कैपेसिटर या फिर स्टैंडर्ड कैपेसिटर, जो अभी हम क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे, जिसमें बाहर कोई लीकेज नहीं है, सारा का सारा चार्ज अंदर ही है। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड कैपेसिटर, इसमें बाहर कोई एनर्जी लीकेज नहीं, क्योंकि इस सरफेस पर और इस सरफेस पर कोई चार्ज ही नहीं है, और अंदर ही अंदर चार्ज है, उसमें से अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी हमने ऐसे केसेस देखे थे, कुछ ऐसे थे जिसमें एनर्जी कैपेसिटर के बाहर भी लीक कर रही है, तो उनको हम कहते हैं ये अच्छे कैपेसिटर नहीं है। और जिनमें केवल दोनों सरफेस के बीच में एनर्जी ट्रैप्ड थी, जिसको हम यूज कर सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो उनको हम बोलते थे कि अच्छे कैपेसिटर। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, वो ऐसा ही होता है कि प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप के चार्जेस होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे हो जाते हैं, और इसमें अंदर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इस रीजन में और इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड कैपेसिटर। और स्टैंडर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम देख ही चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है, ठीक है भाई। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कैपेसिटर में होने वाला है, कि हम सबसे बोल रहे हैं बार बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो क्या हम इस एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं? तो वो एनर्जी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? तो उसी के लिए अब हम बात करने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और उससे पहले एक टॉपिक हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर के यहाँ से पढ़ेंगे, कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर। एक सेकेंड। एनर्जी को इन अ चार्ज कंडक्टर, ये भी एडवांस लेवल टॉपिक है। अगर तुम जेई मेन के हिसाब से देख रहे हो, तो तुम केवल फॉर्मूला आखिरी में रख लेना, जो इसमें से तुम्हारा कैपेसिटर का फॉर्मूला निकल के आएगा एनर्जी का। वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो अगर तुम्हें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है तो तुम वैसे कर सकते हो, है ना। बट समझना है कि कैसे चीजें आई, कैसे वो फॉर्मूला निकला, तो वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ अभी। पहले किसी भी कंडक्टर के लिए हम एनर्जी लिखना है सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कैपेसिटर की बात करेंगे। तो सपोज अपने पास एक कंडक्टर था, ठीक है, इस तरीके से। इस पर कुछ इस तरीके से सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तुम्हारा, है ना। कुछ चार्ज है, लेट से कुछ क्यू चार्ज, ठीक है। और सरफेस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को सपोज मैंने कुछ एक्सपैंड किया, ये पूरा का पूरा कंडक्टर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से मैंने इसको, शेप नहीं चेंज हुई है, ठीक है, बस एक्सपैंड किया है। तो ये कंडक्टर एक्सपैंड होके कुछ ऐसा सा दिखने लगा, ठीक है, एक्सपैंडेड बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हुआ क्या एक्सपेंशन में कि पहले तो देखो कंडक्टर में जब ये सरफेस पर चार्ज सिग्मा था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी सरफेस पर, इस तरीके सरफेस के परपेंडिकुलर तुम्हें पता ही है, और उसकी वैल्यू होती है तुम्हारी क्या कहते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो तुमने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी, ठीक है। ये हो गया। बट अब क्या हुआ बेसिकली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी। जब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये जो पूरा रीजन है जो अब इसके अंदर आ गया, पहले बाहर था, इसमें क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो जाएगी। अब इस रीजन में जो रेड से मैंने शेड किया था, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जीरो बोलोगे या जीरो हो गए। तो बेसिकली हमने एक्सपेंशन में कुछ वर्क किया, इस कंडक्टर को एक्सपैंड करने में कुछ वर्क किया, जिसकी वजह से इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, ठीक है, ये गैप वाले रीजन। तो जो हमने वर्क किया, है ना, इस एक्सपेंशन में डी डब्ल्यू सपोज, उस वर्क की वजह से हुआ क्या, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं वहां पर लिखना चाहूँ कि कितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डिस्टेंस हम कितना इधर आए, ठीक है, हाँ, ठीक है। हमने बेसिकली जो एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन तो वॉल्यूम में होगा ना। तो अच्छा, एक चीज और समझनी पड़ेगी इससे पहले, तुम एक चीज समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये मैंने शायद तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लॉजिक थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इससे ही करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाली चीज हम यूज करेंगे, पढ़ा दो। तो इस कंडक्टर पे अगर सिग्मा चार्ज से तुम्हारा सिग्मा चार्ज तुम्हारा कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखना चाहूँ तो वो सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा रखा है, तो एक बार जाके देख लेना। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो तुम कमेंट कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से एक बार नहीं समझ में आया होगा अगर, तो मैं तुम्हें इसके लिए अलग से एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने बताया हुआ है मेरे को जहाँ तक याद है। तो ठीक है, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो, ठीक है। तो अब जो वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू जो हम कह रहे थे, उसमें हमने क्या किया बेसिकली, इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिए। तो हम वर्क डन को पी डीवी लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, ये डी डब्ल्यू हो गया तुम्हारा। तो डी डब्ल्यू बाई डीवी की वैल्यू में लिखूंगा सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन। तो डी डब्ल्यू बाई डीवी जो है तुम्हारा बेसिकली वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो जितना तुमने वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जितना वर्क डन किया, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के लिए उतनी ही एनर्जी उस डीवी वॉल्यूम में स्टोर हो गई। जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डी यू बाई डीवी, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डी यू क्या है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इन डीवी वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डी यू बाई डी वी जो है तुम्हारा, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 by 2 epsilon naught, 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 1
इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सॉरी, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लो, नीचे ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लो, और ये हो गया। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इसको लिखता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको डी यू बाई डी वी भी कहेंगे हम, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट कर दे रहे हैं इस तरीके से। इसको तुम लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी वो तुमने हटा दी, इस तरीके से तुम उसका लिख सकते हो। बेसिकली जितनी एनर्जी स्टोर हुई, मतलब इसमें अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पूरे रीजन में, तो तुम इस तरीके से एनर्जी लिख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो मैंने पहले बताया हुआ है, और अभी प्रेशर से डीवी मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं चीजें को। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। बाकी तुम ये फॉर्मूला भी याद करोगे तो भी बहुत है यार, ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। अब यहीं से हम कैपेसिटर पर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब ये सब चीजें हमने निकाली कैसे, जो चीजें मैंने तुम्हें अभी थियोरेटिकली ऊपर से बताते चला गया हूं, तो मैं थोड़ा सा एक बार लिखवा देता हूँ ताकि तुम रिवाइज करते हो तुम्हें दिक्कत ना आए, तो लिख सकते हो इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन सरफेस, इन एक्सपेंशन ऑफ सरफेस द फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम डीवी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, जो तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले, फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम डीवी वैनिशेस। क्यों वैनिशेस? बिकॉज मैंने तो बता चुका हूँ पहले, मैं हम लिखवा रहा हूँ, बिफोर एक्सपेंशन इन दैट रीजन, बिकॉज बिफोर एक्सपेंशन in that region electric field existed, electric field existed, but after expansion that field will become zero। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर आ गया, but after expansion that field will become zero। ठीक है, in other words in expansion work is done by electric forces due to electrostatic pressure by using conservation of energy concept। वही हमने आखिरी में किया था कि वर्क डन को एनर्जी के बराबर कर दिया। by using conservation of energy concept, work done by electric field in process is equal to loss in field energy in expanded region।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में थी उसी ने कुछ वर्क डन किया जिससे तुम्हारा ये एक्सपैंड हो गया, और उसमें जो एनर्जी थी उस रीजन में जो पहले थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई तो एनर्जी खत्म हो गई। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई अमाउंट की थी, तो उसमें कितनी एनर्जी थी वो हमने इसी तरीके से इसी लॉजिक से कैलकुलेट करी, जो कि तुम्हारी निकल करके आई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई। ये फॉर्मूला आप तुम याद करो, कैसे आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारा टॉपिक था बराबर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हुआ, है ना। तो इसमें क्या था कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर होता है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर होता है, और इस रीजन में पूरी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई, हम कैलकुलेट कर चुके हैं शायद, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एक पॉइंट पर तो हम लिख सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा उससे लिख सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय ए ई, या सिग्मा में लिखूं क्या, नहीं सही है, ठीक है, क्यू बाय ए ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो भी हमने लिखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसमें हम इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मिलेगा टोटल एनर्जी स्टोर। तो वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, अंदर लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होगा तुम्हारा, इसका एरिया था ए, और डिस्टेंस कितनी थी ये वाली, ये थी तुम्हारी डी। तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। ये कर देंगे, यहाँ से तुम्हारा आएगा, इस एप्सिलॉन नॉट से एक ये काट दो तो तुम्हारा आएगा ये क्यू स्क्वायर बाई, ये ए से ए काट दो, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो अब ये बताओ, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या ये कैपेसिटेंस नहीं होता है, होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला एनर्जी का। एनर्जी थोड़ी ना कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब जरा मैं सी को क्यू बाय वी लिखता हूँ। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं यू को लिखूंगा क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू, और वी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये गया। तो मैं हाफ, एक मिनट क्या किया मैंने, सॉरी सर गलत हो गया। सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ बेसिकली सी वी। ठीक है, तो मैं जरा लिख सकता हूँ यू इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी। सी से सी गया तो हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस और चार्ज पता हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, तो ये दोनों तुम्हारे बहुत यूज में आएंगे, जेई मेन में भी उसमें क्वेश्चन आते हैं। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी पहला फॉर्मूला, और हाफ सी वी स्क्वायर कब कौन सा यूज करेंगे, जब हमें उसकी प्लेट्स पर पोटेंशियल पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमें चार्ज पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे हो गए। तो यही है। ठीक है, आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी, एनर्जी कहाँ से आई और कैपेसिटी के लिए भी हमने ले ली। तो ये जो था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बेसिकली तुम्हारा था एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने बात भी की थी। फिर हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल एनर्जी मिली, तो वही वॉल्यूम हमारा एडी के बराबर होगा। और ये तुम्हारा पूरा ये हो गया, इससे हमने क्या तौर पर ये हमने निकाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया, जो तुम्हें याद भी रखना है। हाफ क्यू स्क्वायर बाई या हाफ की स्क्वायर, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत यूज है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप तुम्हें जितना बताया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टाइम स्टैम्प डाल देना किस पॉइंट में तुम्हें डाउट आया था। तो यार आज हमने एरोडोस के कोई क्वेश्चन इसमें नहीं किए, क्योंकि अभी इसे इतना पढ़ा है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो एक दो लेक्चर और हो जाए तो हम क्वेश्चन उसके बाद उस पर आएंगे। ठीक है, तो आज की थ्योरी पे कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं, पैरेलल प्लेट अभी हमने जस्ट समझा है। इसमें भी और चीजें जैसे डायलैक्ट्रिक वगैरह इंसर्शन, डायलैक्ट्रिक डाल देंगे तो कैसा होगा, फिर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो आज कुछ खास ऐसा था नहीं क्वेश्चन कराने लायक, तो इसलिए मैंने अभी कुछ कराया नहीं।
ठीक है। इतना समझाया वो ध्यान से एक बार देखना, कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो एक बार वीडियो दोबारा से देखना, उसके बाद भी डाउट आए तो तुम पूछ सकते हो। उसके अलावा जितने भी डेरिवेशन कराए एक बार खुद से करके देखना, ठीक है, अगर तुम एडवांस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है। तो वैसे तो ये कंटेंट ही तुम्हें तब देखना चाहिए अगर तुम एडवांस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर तुम्हें केवल जेईई मेन तुम्हारा टारगेट है तो तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। ठीक है, तो इसके लिए तो अलग से सीरीज में बनाऊंगा, या तुम्हें और भी यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, उससे देख करके तुम कर सकते हो। तो उसमें कॉन्सेप्ट आगे पीछे से नहीं समझाया जाता, बस केवल फॉर्मूला बता दिया जाता है, तो वो तुम्हारी मर्जी। बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझना है ताकि तुम्हें एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, तो जेईई मेन में भी फायदा करती है। अगर मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए तो तुम इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। हर जगह तो नहीं भूलोगे, किसी मेमोराइज करना पड़ेगा, वरना जेईई मेन में टाइम का गेम होता है। बट भूल गए तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, और एडवांस के लिए तो यही जरूरी है, क्योंकि वहां फॉर्मूला कुछ ट्विस्ट कर देगा यार, और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।